दोस्तों, सही समय पर सही बातें आपकी दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। और आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि लास्ट के समय में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि लास्ट के समय में स्टूडेंट बहुत सारे छोटी छोटी गलतियां करते हैं और उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो उसके लिए सही नहीं है। और अगर आप सही समय पर सही बातों का ध्यान रखते हैं तो आप आने वाले बोर्ड एग्जाम में अपने करियर के सबसे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ये मैटर नहीं करेगा आपके छठी में कितने मार्क्स आए, आपके सातवीं में कितने मार्क्स आए, आपके आठवीं में कितने मार्क्स आए, आपके नवीं में कितने मार्क्स आए। अगर आप 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है। और अगर 12th के लिए है, आप भी अपने आप को इससे रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों, एक दिन जैसा मैं बताऊंगा, एक दिन करने से ऐसा नहीं होगा, लेकिन लास्ट में जितना समय आपके पास है, लास्ट के 20 डेज या 21 डेज, और ये डिपेंड करता है आप कब वीडियो देख रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देखकर अपने रणनीति में बदलाव करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप एक अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। उससे भी पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मैं क्लास 10th में 92.2 परसेंटेज एंड 12th क्लास में 95.4 परसेंटेज CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में लाया। और मैं आपको अपने गाइडेंस से और मेरे पास मेरे जो भी गाइडेंस उपलब्ध है, जो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदलाव होती रहती है, और जो आपका समय है उस समय के अनुसार आपको मैं एक बेहतर स्ट्रेटजी बताऊंगा और आपको एक बेहतर प्लानिंग के साथ तैयार करूंगा, ताकि आप आने वाले समय में एक बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप सबसे पहले आप खुद में विश्वास रखें, अगर आप सबसे पहले आप खुद में विश्वास रखेंगे तो 50% काम वहीं सॉल्व हो गया। तो किसी भी काम में 50% आपका ब्रेन का सहमति होना जरूरी होता है, एग्रीमेंट होना जरूरी होता है। और किसी भी काम में 50% अगर ब्रेन आपका हाँ कर दिया तो उसमें 50% ही काम होता है, और उस काम को आप करते हैं तो एक बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। क्योंकि लक्ष्य को निर्धारित करना आसान है, बट लक्ष्य का रास्ता निर्धारित करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए सीधे चलते हैं पॉइंट पर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेबस और के बारे में, फिर मल्टीपल रिवीजन के बारे में बात करेंगे, फिर सिंपल पेपर के बारे में बात करेंगे, फिर रिप्रेजेंटेशन स्किल के बारे में बात करेंगे, फिर पेन और पेपर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, आप क्या कीजिए, आप तैयारी के होड़ में लगे हुए हैं, थोड़ा सांस लीजिए, रुकिए और अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। तो आप क्या कीजिए, अगर 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप अपने टीचर से या CBSE के वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कीजिए। सब सब्जेक्ट के डाउनलोड कीजिए, मैथमेटिक्स के, साइंस के और सोशल साइंस के, जो भी सब्जेक्ट आपके क्राइटेरिया में आता है। या अगर 12th के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सारा का सिलेबस डाउनलोड कीजिए। क्योंकि इस बार सिलेबस को कुछ रिड्यूस किया गया है और पहले के अपेक्षा सिलेबस को कम किया गया और कुछ टॉपिक को हटाया गया है। नहीं तो आप पढ़ने के होड़ में क्या करेंगे, पूरे सिलेबस को पढ़ डालेंगे, और इस समय में, लास्ट के समय में, पूरे सिलेबस को पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लास्ट समय में इम्पोर्टेंट चीज़ को ही करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, और सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और फ़ोन में करने के बजाय आप क्या कीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। क्योंकि PDF पड़ी रहती है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, 1-2 दिन ध्यान दिए, उसके बाद हमारा ध्यान उससे हट जाता है। इसीलिए अगर आप प्रिंटेड फॉर्म में लाएंगे और टॉपिक बाय टॉपिक आप उसको रिव्यू कीजिए, कौन सा टॉपिक आ रहा है हमें, कौन सा नहीं आ रहा। कुछ थोड़ा सा समय वेस्ट होगा, लेकिन करना आवश्यक है। तो ऐसे करते कुछ छोटा टॉपिक आपके हो सकता है छूट गया हो, और उस छोटा टॉपिक को आप अगर नहीं जानते हैं तो तुरंत अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, अपने सीनियर से, या बुक से, या इंटरनेट से कहीं से हेल्प लेकर उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा नहीं करना, जो छोटा छोटा चीज़ रहेगा उसको आप सबसे पहले कवर करने की कोशिश कीजिए। दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए सब सब्जेक्ट में, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपको ही एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दिला सकती है। क्योंकि सिलेबस क्वेश्चन कभी भी सिलेबस के बाहर नहीं आने वाला है, और 2D पॉइंट जो क्वेश्चन सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है उसी के बेस पर क्वेश्चन फ्रेम होता है, और आगे इस बेस पर और भी बातें करेंगे। फिर सेकंड पॉइंट मैंने लिख कर रखा, नो योर लेवल। तो अपने आप को जानिए, आप किस स्तर, किस पानी में अभी खड़े हैं, आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है। ये कैसे जानेंगे आप? ये तभी जानेंगे जब आप उस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आप क्या कीजिए, CBSE का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर रिलीज हुआ है क्लास 10 के लिए भी, 12th के लिए, और ऑफिशियल सैम्पल पेपर को आप विद इन द टाइम, जिस टाइम में आपको एग्जामिनेशन देना है उसी टाइम में बैठकर, जितने समय में देना है उस समय में बैठकर आप क्या कीजिए, उन सेट को, उन मॉडल पेपर को, सैम्पल पेपर को
बनाने की कोशिश कीजिए, आप पूरी क्षमता के साथ बनाइए और वो सब चीज़ें उसमें लिखिए जो आप आने वाले एग्जामिनेशन में लिखना चाहते हैं। और उसके बाद उसको एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपसे कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। तो आप अपने आप का एनालिसिस यहाँ पर पाएंगे, अपना लेवल को जान पाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमें क्या क्या कमियाँ हैं और क्या क्या सुधार करना है। दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप टवर्ड प्रिपरेशन। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, मल्टीपल रिवीजन करेंगे। मल्टीपल रिवीजन करने का मतलब क्या है और कैसे करेंगे, मैं आपसे एक टेक्निक शेयर करूँगा, उसके जरिए आप आसानी से कर सकते हैं। मल्टीपल रिवीजन, अगर आप पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके पास रिवीजन नहीं है तो पूरा प्रिपरेशन आपका बर्बाद हो सकता है, इसलिए मल्टीपल रिवीजन करना जरूरी है। तो मल्टीपल रिवीजन कैसे करेंगे, किसका करेंगे, आप एक हेडिंग रिकॉल मेथड में आपसे शेयर करूँगा, उससे कर सकते हैं। आप फार्मूला शीट को बार बार याद देख सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। और जो भी आपका एनसीईआरटी बुक है, उसमें एनसीईआरटी के बुक में छोटा छोटा चार्ट बना हुआ, डायग्राम बना हुआ, फैक्ट बेसिस है, उस फैक्ट को आप क्या कीजिए, एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो क्वेश्चन फ्रेम होगा वो विद इन द कवरेज ऑफ एनसीईआरटी, तो उसका डायग्राम, चार्ट और एनसीईआरटी का बार बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा हेडिंग रिकॉल आप अपने नोट्स या एनसीईआरटी में जो आप पॉइंट आउट करके रखें उसमें लगा सकते हैं। हेडिंग रिकॉल मेथड में आपको पेन और पेपर का यूज नहीं करना है। आप क्या करेंगे, आप अपने नोट्स को निकालेंगे या एनसीईआरटी बुक को निकालेंगे और एक ब्लैंक पेज लेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका ब्लैंक पेज है, उसके ऊपर आप ऐसे रख देंगे और रखने के बाद आप क्या करेंगे, इस टॉपिक के बारे में जो भी आप जानते हैं उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपका ब्रेन उसको रिकॉल करने की कोशिश करेगा जो आप इस टॉपिक के बारे में पहले से जानते हैं, इससे क्या होगा, आपका मेमोरी लेवल बढ़ेगा। जैसे करेंगे फिर अगला टॉपिक करेंगे, ऐसे करते 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 आप प्रत्येक चैप्टर पर 5 से 6 बार लगाएंगे। अगर आप 10 क्लास में हैं तो आपका एक चैप्टर में विद इन द 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। आप 12th में हैं तो उससे 20 या 25 मिनट आपको एक चैप्टर लगाने में लगेगा। एग्जामिनेशन से पहले आप प्रत्येक सब्जेक्ट में, प्रत्येक चैप्टर में आप कम से कम 10 से 15 बार आप क्या करेंगे, हेडिंग रिकॉल करेंगे। हेडिंग रिकॉल करेंगे, आप नोट्स का कर सकते हैं, आपने एनसीईआरटी बुक का कर सकते हैं, फार्मूला शीट का कर सकते हैं, एनसीईआरटी डायग्राम का कर सकते हैं, एनीथिंग डू यू वांट टू रिवाइज, वो मल्टीपल रिवीजन होगा। ध्यान रखिए हेडिंग रिकॉल मेथड बहुत फास्ट चलता है, आपको पेन और पेपर का इसमें यूज नहीं करना है। आपको हेडिंग देखना है, उसको पहले ब्लैंक करके ऊपर से ढक देना है, फिर उसके बाद रिकॉल करना, फिर आगे बढ़ाना, जो चीज़ आपने बोला वो सही है गलत है। दैट इज योर सेकेंड स्टेप। इससे आपका क्या होगा, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, चीज़ें आपके माइंड में फिट हो जाएगी। आप जब एग्जामिनेशन में जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाएगा और आसानी से उसमें लिख पाएंगे। थर्ड स्टेप, आपको अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए आप क्या करेंगे, समय समय पर सैंपल पेपर अटेंड करेंगे। अभी 20 डेज या 30 डेज जो भी आपके पास समय है, उसमें कम से कम आप प्रत्येक सब्जेक्ट का 5 से 6 मॉक देंगे। जो सब्जेक्ट आपका ज़्यादा वीक है तो उसमें ज़्यादा मॉक देंगे। डेट इज सैंपल पेपर, कोई भी सैंपल पेपर आप मार्केट से खरीद कर लाइए या ऑनलाइन दीजिए, डेट इज डजंट मैटर। मैटर इज दैट आपको विद इन द टाइम पीरियड आपको क्या करना है, सैंपल पेपर अटेंड करना है, ताकि आपका इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी गेन होगा। और सैंपल पेपर अटेंड करने वाले ये ध्यान में रखना है आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको जो प्रश्न सबसे अच्छे से आता है उसको सबसे पहले लिखना है, ज़्यादा मार्क्स क्वेश्चन को पहले आप लिख सकते हैं। ये तो छोटा छोटा बातें ध्यान में रखना पड़ता है। और लास्ट के 30 मिनट में आपका ब्रेन का स्पीड और आपका पेन का स्पीड सिंक्रोनाइज होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ताकि होता क्योंकि अगर आपका ब्रेन का थिंकिंग स्पीड अधिक होगा और पेन का स्पीड भी अधिक होगा तो आपका एरर का चांस ज़्यादा हो जाएगा, आप गलती कर बैठेंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जरूरी है सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि यहाँ नंबर लाना थोड़ा आसान तब होगा जब आपके पास रिप्रेजेंटेशन स्किल होगा, जो चीज़ें आप जानते हैं उसको आप अच्छे से लिख पाते हैं। ये स्किल जिस बच्चों के पास है वो आसानी से एक अच्छा स्कोर कर सकता है। दैट इज रिप्रेजेंटेशन स्किल। रिप्रेजेंटेशन स्किल आप कैसे सीखेंगे, ये 2D पॉइंट, आप जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो 2D पॉइंट लिखना है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। ये भ्रम में नहीं रहना है कि अगर ये क्वेश्चन इतना पूछा गया अब हम इतना लिखते हैं तो मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। 2D पॉइंट लिखेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, जितना पूछा जाए उतना ही लिखें। दूसरी बात, आप क्या कर सकते हैं, सीबीएसई के टॉपर का जो कॉपी है प्रीवियस एग्जामिनेशन का, 21 का तो नहीं होगा, 20 का होगा, 19 होगा, 18 का होगा, आप सीबीएसई के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि रिलीज किया जाता है। आप टीचर्स की मदद से इसको देख सकते हैं कि वो टॉपर्स का नोट्स कैसा होता है, वो कैसा लिखता है। वैसा आपको कॉपी नहीं करना है, लेकिन आपको उससे समझ के अपने आप को क्या करना है, उस पर अलाइन करना है, ताकि आप एक बेहतर आंसर फ्रेम कर पाए। आस्क योर टीचर, आपको अपने टीचर को पूछना है आपके मिस्टेक्स के बारे में। जब आपको जो प्री बोर्ड आपका हुआ या होने वाला होगा, शायद अभी होने वाला नहीं होगा, हो गया होगा, जो भी आपका प्री बोर्ड हुआ या प्रेडिक्ट टेस्ट हुआ,
उस कॉपी को आप देखिए और टीचर से ये पूछिए, ये मत पूछिए कि हमें कितना मार्क्स आया, मेरे मार्क्स बढ़ा दीजिए। आप ये पूछिए इसमें मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूँ, ताकि उस मिस्टेक को आपको आने वाले एग्जाम में दोहराना नहीं है। आप टीचर से मिस्टेक्स पूछिए कि हम मिस्टेक्स इसमें क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इंडिविजुअल एनालिसिस कीजिए। उसके बाद लास्ट के समय में जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलती करता है वो क्या करता है, पेन और पेपर का यूज नहीं करता है। और ये मत सोचिए आप पेन और पेपर का यूज कीजिए ही कीजिए, आप जो भी पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं वो लिख कर पढ़िए और लिखिए, क्योंकि आप ब्रेन में फिट है लेकिन आपके हाथ में फिट नहीं है, तो वहाँ आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, विद इन द टाइम नहीं लिख पाएंगे, टाइम पास हो जाएगा, आपका क्वेश्चन छूट सकता है। इसलिए आपको अभी लास्ट के दिनों में आपको पेन और पेपर का सबसे ज़्यादा यूज करना है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके इस समय में क्या, आपका डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है। डिसिप्लिन कहने का मतलब ये हुआ आपको सही समय पर सही काम करना है, आपको सही समय पर अपने हेल्थ का भी प्रॉपर ध्यान रखना है, और आपको सही समय पर स्लीप करना है, सोना है, क्योंकि कई बच्चे लास्ट के एग्जाम समय में 12-12 1 बजे रात तक पढ़ते रहते हैं, उससे आपके परफॉर्मेंस में ज़्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला है, आपका परफॉर्मेंस उससे हो सकता है ख़राब ही हो जाए। इसलिए आप अपने आप को, जैसे आप नॉर्मल डे को फ्रेम करते हैं वैसे ही आप अपने आप को रखें। ज़्यादा आप अपने आप को प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं करें, ज़्यादा रात तक आप पढ़ने की कोशिश नहीं कीजिए। देखो स्ट्रेटजी और गाइडेंस इज इम्पोर्टेंट। जहाँ भी आप फंसे रुके, आपको फियर हो रहा है, दुविधा हो रहा है, तो अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए और उसके बाद क्या रणनीति होना चाहिए उसी से आप तय कीजिए, अपने आप से नहीं कीजिए। नेवर एक्सपेरिमेंट विदाउट एक्सपीरियंस, कभी आप एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिए विदाउट एक्सपीरियंस। साइंटिफिक फीडबैक, आप जो भी कर रहे हैं आप देखिए कि उसमें फीडबैक क्या हो, सही है गलत है, कितना सही है कितना गलत है, ये भी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में आपको फियर वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग लेफ्ट टू द गॉड, सब चीज़ आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अपना आप सही समय पर सही काम कीजिए, कर्म कीजिए, फल की चिंता नहीं कीजिए। अगर आप इस तरीके से करेंगे और एग्जामिनेशन को टारगेट लेके नहीं पढ़िए कि हम मुझे 90% लाना, 95% लाना है, आप अपने अंदर का सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। अगर आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, जितना आप सोचते हैं उससे आप ज़्यादा ही अचीव कर लेंगे। और इन्हीं शुभकामना के साथ आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।